प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किया गया था। और प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुआ था? तो यह मुंबई में हुआ था। इसका गठन सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए किया गया था। इसकी स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने किया था। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एक भारतीय चिकित्सक और सामाजिक सुधारक थे। सुदर्शन झील, दोस्तों सुदर्शन झील कहाँ है? सुदर्शन झील गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पहाड़ी के बीच स्थित है। सुदर्शन झील गिरनार नामक पहाड़ी के मध्य सौराष्ट्र में स्थित है। सौराष्ट्र भी कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इस झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उनके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा शुरू किया गया था। यह भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील है। नेक्स्ट, गोल्फ का सबसे पुराना क्लब कौन सा है? दोस्तों, गोल्फ का सबसे पुराना क्लब रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब है। कौन है? रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब है। रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब की स्थापना 1829 में हुई थी। इसे भारत का सबसे पुराना गोल्फ क्लब कहा जाता है। यह ग्रेट ब्रिटेन के बाहर स्थापित पहला गोल्फ क्लब भी है। यह क्लब कलकत्ता में स्थित है और इसका एक समृद्ध इतिहास है, जिसने कोई प्रतिष्ठित गोल्फ टूर्नामेंट की मेजबानी की है। क्लब के कुछ उल्लेखनीय सदस्यों में प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली और पूर्व भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे ज़्यादा दाल उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों, दाल उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश भारत का सबसे अधिक दाल उत्पादक राज्य है। वित्त वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश ने देश में कुल उत्पादन का 32.14% उत्पादन किया था। मध्य प्रदेश के अलावा दाल उत्पादन में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य अग्रणी है। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुआ था 1973 ईस्वी में हुआ था। और इसकी शुरुआत क्यों हुआ था? कि बाघ को संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट सरकार चलाया था 1973 में। अच्छा, टोटल बाघ पूछेगा कि भारत में अभी वर्तमान में कितना बाघ है? तो 2967 बाघ है। कितना बाघ है? 2967 बाघ है। और सबसे अधिक बाघ दोस्तों 529 बाघ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ, इसलिए मध्य प्रदेश को हम लोग टाइगर स्टेट भी कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ घटती आबादी के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में 9 टाइगर रिजर्व के साथ शुरू किया गया था। यह टाइगर टास्क फोर्स की तत्कालीन सिफारिशों में से एक है। टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद NTCA को 2005 में शुरू किया गया था। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के 2006 के संशोधन द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया। 6 सितंबर 2006 को यह लागू हुआ। नेक्स्ट है, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, चोल वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? विजयालय थे। विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। उसका शासनकाल 850 से 870 ईस्वी तक था। विजयालय ने पांडवों और पल्लवों के बीच युद्ध का लाभ उठाकर इस राजवंश की स्थापना किया था। उसने तंजावुर को एल्गो मुत्रैयर से जीत लिया, जो मुत्रैयर वंश का अंतिम शासक था। मुत्रैयर राजा सत्तान पिलियल्ली की मदद से उसने तंजावुर में राजवंश की स्थापना की। उनका उत्तराधिकारी उनके पुत्र आदित्य प्रथम ने लिया। दोस्तों, ये रहा आज के कुछ प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो को PDF चाहिए, जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो को PDF को प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद। हेलो दोस्तों, RPF एग्ज़ाम 2024 में आपका जो GK GS करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिटेल से हल करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने टाइम 2021 लिस्ट ऑफ 100 में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में स्थान प्राप्त किया था? दोस्तों, वो कौन किया था? नरेंद्र मोदी। कौन किया था? नरेंद्र मोदी। इसलिए टाइम पत्रिका के वर्ष 2021 के लिए 100 प्रतिभाशाली व्यक्ति में शीर्ष नंबर पर कौन रहे थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं दूसरे नंबर पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अडार पूनावाला था। तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी। चौथे नंबर पर एशियन पैसिफिक पॉलिसी एंड प्लानिंग काउंसिल की कार्यकारी निर्देशक मंजूषा P कुलकर्णी थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, महेंद्र वर्मन प्रथम किस राजवंश से संबंधित था? दोस्तों, महेंद्र वर्मन यह पल्लव वंश से संबंधित था। पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। दोस्तों, ये पुलकेशिन द्वितीय बोलिए या इसी को पुलकेशिन सेकंड बोला जाता है।
इन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। हर्षवर्धन को कहाँ हराया था? नर्मदा नदी के तट पर हराया था। और हर्षवर्धन को हम लोग कहते हैं यात्रियों का राजकुमार। क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार। चलिए, पुल्लुर की लड़ाई चालुक राजा पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव राजा महेंद्रवर्मन प्रथम के बीच पुल्लुर या पोलिलुर शहर में लगभग 618 से 19 में लड़ी गई थी। तो ये बात आपको याद रखना है, डेट। चलिए नेक्स्ट, महेंद्रवर्मन प्रथम एक पल्लव राजा था। महेंद्रवर्मन कौन था? प्रथम एक पल्लव राजा था जिसने 7वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में प्रथम आंध्र क्षेत्र के दक्षिणी भाग और वर्तमान तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्रों पर शासन किया था। पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। वातापी का चालुक वंश का, यह याद रखना है। चलिए, उनके शासनकाल के दौरान चालुक साम्राज्य का विस्तार प्रायद्वीप भारत के अधिकांश दक्कन क्षेत्र में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। कौन है? MK स्टालिन। नेक्स्ट, मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन एक भारतीय तमिल राजनेता है जो तमिलनाडु के 8वें और वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में सेवारत हैं। उन्होंने 28 अगस्त 2018 में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। 68 वर्षीय तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत M करुणानिधि के पुत्र हैं। CN अन्नादुराई तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री थे। तमिलनाडु राज्य के बारे में अगर और भी जानकारी अगर कहे तो दोस्तों, ये इनके यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन, जो जून 2021 से हैं। और राज्यपाल कौन है? RN रवि। यहाँ पर जो लोकसभा की सीटें तमिलनाडु में कितना है? 39। और राज्यसभा की सीट कितना है? 18। अच्छा, बिहार में कितना है? बिहार में 40 है। इतनी बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट, बिहार में लोकसभा की सीट 40 है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? दोस्तों, भारत में वर्तमान समय में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह है। जितेंद्र सिंह एक भारतीय चिकित्सक और राजनीतिज्ञ है जो 2024 से 18वें विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री के रूप में सेवारत है। वे पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री भी हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक चिकित्सक हैं और मधुमेह दोस्तों हम लोग कहते हैं डायबिटीज़ को। किसको कहते हैं? डायबिटीज़ को कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं धीमी मौत। क्या कहते हैं? धीमी मौत। इसी को हम लोग कहते हैं चीनी। हिंदी में क्या बोलते हैं? चीनी बोलते हैं। इंग्लिश में शुगर जिसको हम बोलते हैं। तो मधुमेह और अंतस्रावी विज्ञान पर उनके काम के लिए यह जाना जाता है। वे 12,43,73 मतों के बहुमत से उधमपुर से 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। लठमार होली किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, लठमार होली काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। लठमार होली हिंदू त्यौहार होली में मनाया जाने वाला एक स्थानीय उत्सव है। बरसाने की होली हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में बरसाना और नंदगांव में लठमार होली मनाई जाती है। बरसाना और नंदगांव उत्तर प्रदेश शहर में स्थित है। इस त्यौहार के दौरान ब्रजमंडल के होली गीत शुद्ध ब्रज भाषा में गाए जाते हैं। महाराष्ट्र में होली को सिग्मा या रंग पंचमी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय तबला वादक पंडित स्वपन चौधरी को 1996 में कौन सा पुरस्कार मिला था? उनको मिला था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। अगर बात करें पंडित स्वपन चौधरी का, तो यह एक भारतीय तबला वादक हैं। उनका जन्म 1947 में कलकत्ता में हुआ था। उन्हें हिंदुस्तानी संगीत के लिए पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, वाद्य तबला, ये जो उनको मिला था तबला बजाने के कारण उनको मिला था। उन्होंने अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्टिस्ट्स अवार्ड प्राप्त किया और उन्हें परक्यूसिव आर्ट्स सोसाइटी हॉल फेम के लिए नामांकित किया गया। 1996 में स्वपन चौधरी को भारत के राष्ट्रपति से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, जो भारत में शास्त्रीय संगीत के लिए सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। 2019 में उन्हें भारत सरकार से भारत के सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्मश्री अवार्ड भी मिला। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? दोस्तों, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। नेक्स्ट चलिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत देता है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दोनों को रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 के तहत वो रिट जारी करते हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। इन रिट्स में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार, परीक्षा और उत्प्रेषण रिट शामिल हैं। अनुच्छेद 32 दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान का आत्मा या हृदय कहा गया है। क्या कहा गया? आत्मा या हृदय कहा गया। यह एक नागरिक को उसके किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर अधिकार प्रदान करता है। इसे संवैधानिक उपचार के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। याचिकाओं के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो यह ग्राम पंचायत से संबंधित है। और कहाँ से, किस देश का नीति निर्देशक तत्व में इस बात का उल्लेख है? और चलिए और भी बात मैं आपको बताता हूँ। भारतीय राज्य ग्राम पंचायत को व्यवस्थित करने के लिए एक कदम उठाएगा। उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकारों से संपन्न करता है, उन्हें स्वशासन की इकाइयाँ के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाएंगे। भारत के संविधान में अनुच्छेद 43 का भी सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोस्तों, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेट्टा। क्या है? डोडा बेट्टा। दोस्तों, डोडा बेट्टा भारत के तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पर्वत, जैसे नीला पर्वत भी, इसको नीला पर्वत भी कहा जाता है, तो यह है तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन है? डोडा बेट्टा। नेक्स्ट, समुद्र तल से 2623 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। इसे तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है, चोटी बनाता है। डोडा बेट्टा शब्द का बुडुक भाषा में अर्थ बड़ा पर्वत होता है। यह प्रसिद्ध हिल स्टेशन उदगमंडलम ऊटी से लगभग 10 किलोमीटर स्थित है। डोडा बेट्टा एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षक केंद्र है। रावी नदी का पुराना नाम क्या है? दोस्तों, रावी नदी का पुराना नाम पुरुषनी है। क्या है? पुरुषनी है। सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिण एशिया के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में कांस्य युग की सभ्यता थी, जो 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक चली थी। इसके परिपक्व रूप से 2600 ईसा पूर्व में 1900 ईसा पूर्व तक चली थी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, इसे कांस्य युगीन की सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि इस काल में कांसा का खोज हुआ, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता का नाम दिया गया। इसको सरस्वती नगरीय सभ्यता या एक नगरीय सभ्यता, इतने सारे नाम से हम लोग इसको जानते हैं। रावी नदी का पुराना नाम पुरुषनी या इरावती था। क्या था? पुरुषनी या इरावती था। यह पंजाब क्षेत्र में सिंधु प्रणाली की 6 नदियों में से एक है। यह उत्तर पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ पठार कौन सा है? दोस्तों, सबसे ज़्यादा उपजाऊ पठार कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ पठार कौन सा है? दोस्तों, सबसे ज़्यादा उपजाऊ पठार दक्कन का पठार है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। अगर आपको वीडियो संबंधी PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा उपजाऊ पठार कौन सा है? दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। किसका बना होता है? बेसाल्ट चट्टानों से। बेसाल्ट में बहुत महीने दाने वाली संरचना होती है, क्योंकि यह एक बहिर्मुखी आग्नेय चट्टान है। दक्कन का पठार खनिज निक्षेपण और कुछ कीमती पत्थरों से समृद्ध है। नेक्स्ट, पठार का उत्तर पश्चिमी भाग लावा प्रवाह या आग्नेय चट्टानों से बना है, जिसे डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़े ज्वालामुखी प्रांतों में से एक बन गया। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पद के चयन के लिए पात्रता से के संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? उसे स्नातक होनी चाहिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी बात सही है, गलत हमको ढूंढना है। उसे 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुकी होनी चाहिए, उसे लोकसभा के सदस्य, हाँ ये यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ आंसर दिया हुआ है, उसे स्नातक होना चाहिए, उसको कम से कम पढ़ा लिखा इंटर पास होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। भारत के राष्ट्रपति भी होना चाहिए, ये बात गलत है, पढ़ल लिखल की ज़रूरत न है। तो ये सब सही है। अब बात बाकी रह जितना भी है। और यहाँ कंडीशन है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसे 35 वर्ष की आयु
कम से कम होना चाहिए। और दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है, उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होनी चाहिए, बिल्कुल बात है। उसे भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या किसी भी सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय अन्य प्राधिकारी के अधीन लाभ का कोई पद नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 58 में इस बात को लिखा भी गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व मोहन भट्ट को 1994 में कौन सा अवार्ड मिला था? दोस्तों विश्व मोहन भट्ट को 1994 में प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार मिला था। कौन मिला था? प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार मिला था। प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पंडित विश्व मोहन भट्ट एल्बम ए मीटिंग बाय द रिवर विद आ कुडर के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2017 का कला संगीत के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार विश्व मोहन को प्रदान किया गया था। भट्ट एक ग्रैमी विजेता हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के वादक हैं जो मोहन बीना बजाते हैं। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों नील दर्पण जो पुस्तक हैं इनके लेखक दीनबंधु साहब है। कौन है? दीनबंधु हैं। नील दर्पण एक बंगाली नाटक था जो 1858 से 59 में दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया था। बंगाल में फरवरी मार्च 1859 को नील विद्रोह या इंडिगो विद्रोह के लिए नाटक आवश्यक था, जब किसान ने ब्रिटिश राज के तहत शोषणकारी खेती के विरोध में अपने खेतों में इंडिगो बोने से इनकार कर दिया। तब दीनबंधु मित्र बंगाली नाटककार का जन्म दोस्तों 1829 में हुआ था। कब हुआ है इनका जन्म? उनका मूल नाम गंधर्व नारायण था। इसका मूल नाम क्या था? गंधर्व नारायण, लेकिन उन्होंने इसे बदलकर दीनबंधु मित्र कर दिया गया। नेक्स्ट, विश्व व्यापार नीति। दोस्तों विश्व व्यापार नीति कथन दिया था, ये कौन सा एक प्रश्न दिया गया था, तो आप लोग देख लीजिएगा। विश्व व्यापार नीति को प्रत्येक वर्ष नई योजना और संसाधन के साथ नया बनाया जाता है। चलिए, केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्रालय प्रत्येक 5 वर्ष में समन्वित विदेशी व्यापार नीति की घोषणा करती है, जिसे कि एक्जिम नीति भी कहा जाता है। हाल ही में 1 अप्रैल 2015 को अगले 5 वर्षों के लिए घोषित किया गया था और 2020 के बाद इसे नवीनीकृत किया जाएगा। इसे मार्क इन इंडिया या डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया जैसे भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए विविध उपाय के आधार पर घोषित किया गया है। नेक्स्ट, बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। कौन किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। बिहार में किसान सभा आंदोलन शुरू किया था, यही किया था। 1929 में सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा किसानों के अधिकार और भारत में सामंतवाद विरोधी आंदोलन के लिए काम करने वाला एक किसान मोर्चा है। इसकी स्थापना 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के लखनऊ सत्र में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के रूप में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) का मुख्यालय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का गठन 1928 में प्रोविजनल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के रूप में किया गया था। महत्वपूर्ण घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी और यहाँ की जो ट्रॉफी है रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ईरानी कप आदि। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मुख्यालय दुबई स्पोर्ट्स सिटी संयुक्त अरब अमीरात में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मुख्यालय कहाँ है? दुबई सिटी में है, संयुक्त अरब अमीरात में।